नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। मतदान को लेकर महा कवरेज में आपका स्वागत है। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव के तहत लगातार वोटिंग हो रही है और वोटिंग के अलग अलग नजारे सामने आ रहे हैं। कहीं पर दुल्हन शादी के जोड़े में पहले मतदान करने पहुंच रही है, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान देने, आहुति देने पहुंची है और उसके बाद ससुराल के लिए रवाना हुई है। तो कहीं पर नाचते गाते लोग पहुंच रहे हैं तो कहीं पर तस्वीर आ रही है कि रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम अधिकारी को थप्पड़ मार दिया जाता है निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा। लगातार इस पर चर्चा करेंगे। वोट सुबह 7 बजे से डाले जा रहे हैं, 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जयपाल जी और माफ कीजिएगा, कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जी जाखड़ और बीजेपी प्रवक्ता जयपाल जी मेरे साथ में मौजूद हैं। जयपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भीमराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वोटिंग हो रही है, वोटिंग के दौरान दो तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही है। कहीं पर उत्साह के साथ नाचते गाते लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं और कहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी अधिकारी जो चुनाव ड्यूटी में तैनात है उन्हें थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे भीमराज जी? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के पावन पर्व पर आप अपना मतदान अवश्य कीजिए और हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र माना जाता है। रही बात आपने अभी का एक कर्मचारी के साथ मारपीट का, ये न्यू सेंस घटना है, ये राजनीतिक तस्वीर नहीं है। बयानबाजी होती है, आपस में एक दूसरे विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं। जब मिलते हैं तो बड़े गले से मिलते हैं। आज डिबेट में बैठे हैं, मेरे विपक्षी पार्टी के बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, जाएंगे मिलेंगे, पर ये तस्वीर लोकतंत्र की अच्छी नहीं है और उनकी राजनीति, ये गौण राजनीति, इसको अच्छी राजनीति नहीं कहा जा सकता। शिकायत करते आपके सीनियर अधिकारी उनको करते, पर आप जो ये काम किया है ये घिनौना करते हैं और ये बौखलाहट है नरेश मीणा की और कुछ नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लड़े होंगे कांग्रेस से बागी होकर, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, बसपा का हो, सपा, कोई सी पार्टी का नेता हो, यदि इस तरह की हरकत करता है तो देश के यदि चुनाव के दौरान करता है, लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है और उसकी राजनीति के भविष्य के लिए भी अच्छी चीज नहीं। जयपाल जी, निश्चित रूप से लोकतंत्र का पर्व है और हर आदमी का राइट है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर आदमी को वोट देने का अधिकार दिया है और राजस्थान ने विशेष रूप से देखा जाए तो बहुत ही शांत प्रदेश है और यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। आज जो तस्वीर चुनाव में देखी जा रही है, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। इस प्रकार की घटनाओं कहीं स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें आपको राइट मिला है, भारतीय संविधान ने आपको राइट दिया, विरोध करने का राइट दिया, अपनी बात रखने का राइट दिया है, उस माध्यम से भी आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक कर्मचारी पे हाथ उठाया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज का जो ट्रेंड है उसको अगर देखा जाए, नोटिस किया जाए तो 7 सीटों में सबसे टॉप पर लगातार सुबह 9 बजे के डेटा देखा जाए या फिर 11 बजे की या फिर 1 बजे की बात की जाए, 1 बजे तक रामगढ़ सीट एक ऐसी है जहां पर 45% से ज्यादा मत डाले जा चुके हैं। 45% से ज्यादा वोटर्स ने आगे बढ़कर मतदान किया है। तो वहीं दौसा की बात करें, सबसे पीछे चल रहा है दौसा। मतदान के मामले में लगभग 32% यहां पर मतदान हुआ है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, रामगढ़ क्या कह रहा है, दौसा क्या कह रहा है? भीमराज जी, देखिए, वोटिंग परसेंटेज अप डाउन थोड़ा सा जो पोलिंग है वो होता रहता है, कोई कारणवश होगा, कहीं का माहौल अलग होता है। ये रामगढ़ दिल्ली रोड पे हैं, आप 84 की बात करें वो अहमदाबाद साइड है, तो दोनों एक कोना इधर है, एक कोना इधर है, तो थोड़ा परसेंटेज में फर्क आ जाता है। कई बार पोलिंग परसेंटेज है तो वो कम हो ही जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। पोलिंग परसेंटेज जहाँ तक सुधार लिया जाएगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले भी इस तरह की वोटिंग में होती रहती है और वोटिंग हो जाएगा। और जो आज का चुनाव है इसके अंदर उपचुनाव में थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम रहती आई है। और अब की बार अब देखिए, बाकी जो उम्मीदवार है सभी पार्टियों के वो अपनी अपनी कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। कांग्रेस अपनी काम कर रही है, बीजेपी अपना कर रही है, कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, बीजेपी मुद्दे, और इसके अंदर वोटिंग परसेंटेज आई थिंक दौसा के अंदर बढ़ने के चांसेज है। जयपाल जी, दौसा में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई वहां पर चुनावी मैदान में हैं। वहां पर कांग्रेस के विधायक थे जो सांसद बन चुके हैं, उन्होंने भी पूरा एडी चोटी का जोर लगाया है। किरोड़ीलाल मीणा ने लगातार जोर लगाया है, मुख्यमंत्री ने रोड शो किया है। इसके बावजूद मतदान प्रतिशत पूरे 7 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो दौसा में नहीं बढ़ पाया और रामगढ़ में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लगातार 3 डेटा सामने आए हैं। 7 बजे का डेटा, 7 बजे चुनाव के लिए वोटिंग चालू हुई। 9 बजे का डेटा अगर बात करें तो लगभग 15% मतदाता मतदान कर चुके थे। अगर बात करें 11 बजे की तो लगभग 28 से 29% मतदाताओं ने वोट डाल दिए थे और 45% तक ये रामगढ़ का डेटा जा चुका है।
ये जो 1 बजे तक का आपके पास में जो फिगर्स आ रहे हैं 1 बजे तक के हैं और राजस्थान में विशेष रूप से कल से देवउत्थान 11 थी वहाँ पे, तो अपने यहाँ पे बहुत शादियां हैं और आज भी बहुत सारी शादियां हैं, कल भी काफ़ी शादियां थी। तो मैं समझता हूँ अभी काफ़ी कुछ टाइम बाकी है और 1 बजे के बाद में अभी बहुत सारी वोटिंग बाकी है और लोग घरों से निकलेंगे और निश्चित रूप से मतदान का जो प्रतिशत अभी फिगर दिख रहे हैं इनसे इंप्रूवमेंट होगा और एक अच्छे मतदान प्रतिशत एक अच्छे फिगर की तरफ दोसा भी जाएगा। मैं ऐसा मेरा मानना है। शादियों की वजह से लोग हो सकते हैं घरों से बाहर हो, वो लोग आएंगे और वोट करेंगे और प्रदेश के हितों के लिए वोट करेंगे और निश्चित रूप से वोट परसेंट है वो बढ़ने वाला है। एक अच्छा फिगर हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यहां पर फिगर देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा फिगर जाए और रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो और जनता अपने मैंडेट को सामने लाए और वो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या इसके लिए निर्वाचन विभाग की जो तैयारियां हैं उनको जिम्मेदार मानेंगे? दौसा में अगर कम वोटिंग हो रही है और क्या रामगढ़ में वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या नेताओं की जागरूकता काम आई है या फिर निर्वाचन विभाग ने वहां के मतदाताओं को बहुत अच्छे तरीके से जागरूक किया है? जयपाल जी। नहीं, इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो प्रयास होने चाहिए थे और निश्चित रूप से किए हैं। हर बार इलेक्शन कमीशन प्रोग्रेसिव होकर काम करता ही है और लोगों तक पहुंचता भी है। और जिस हिसाब के मैं समझता हूं जो रामगढ़ में जो आप बात कर रहे हो, दौसा क्षेत्र में बात कर रहे हो, कुछ लोकल फैक्टर्स हो सकते हैं और उन्हीं की वजह से ये जो दौसा के आपको फिगर्स दिख रहे हैं लगभग 32% जो दिख रहे हैं 1 बजे तक का, मैं समझता हूं वो लोग जो लोकल कार्यों में व्यस्त है या शादियों में या शादियों की सीजन चल रही है उसमें व्यस्त है, अपने दूसरे कारण हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं, वहां पे वो लोग निकलेंगे। और एक शादियां तो रामगढ़ में भी होगी। शादियों का कोई ऐसा कोई वो विशेष कारण मेरे हिसाब से नहीं होगा। भीमराज जी। देखिए, ऐसा है कि अभी जो सीजन चल रहा है, अभी चुनाव है, तो अभी खेती का जो पीक टाइम होता है, जो खरीफ और रबी के बीच में, जैसे खरीफ की फसल तो कटेगी, रबी की बुआई, इसके बीच में टाइम बहुत कम मिलता है। तो एक मेजर फैक्टर इसके अंदर ये भी है। दूसरा, जो शादियों का अपने जिक्र कर रहे थे अपने सब लोग, वो भी एक फैक्टर है। और एक तीसरा ये होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है, मैं अभी झुंझुनू चुनाव प्रचार में था तो मैं बाजार में हम लोग कैंपेनिंग किए, तब हमने देखा कि स्काउट्स के जो बच्चे हैं वो मतदान, उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन प्रचार कर रहा था कि आप मतदान करने अवश्य जाइए लोकतंत्र के लिए। तो मेरा ये मानना है कि या तो वहां इलेक्शन कमीशन ने कोई मतदाताओं को जागरूक नहीं किया होगा, और फिर चौथा पॉइंट आता है अलग अलग पार्टियों के अलग अलग द्वारा, उनके द्वारा कितना उनको अपने मतदाताओं को जागरूक किया, उनको वोटिंग पोलिंग बूथ तक लाके उनसे मतदान करवाया। तो हर चीज इसके अंदर फैक्टर हावी रहता है। आपके क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थिति होती है, खेती बाड़ी है, व्यापार है, शादियां हैं, और इलेक्शन कमीशन द्वारा लोगों को जागरूक करना, और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो उम्मीदवार हैं वो और उम्मीदवार और कार्यकर्ता अपने मतदाताओं को अपने पोलिंग करवाने के लिए पोलिंग बूथ पर लेके आते हैं। हर चीजें इसके अंदर मायने रखती हैं। तो इसके अंदर जो मेजर फैक्टर हैं वो शादियां और खेती बाड़ी, जो क्योंकि सारा ग्रामीण इलाका है और खेती पे निर्भर रहता है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 2 मेजर चीजें, तीसरा जागरूकता होगी जो इलेक्शन कमीशन और पोलिंग पार्टी के नेताओं। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है कि दौसा की सीट हॉट सीट है और दौसा की सीट पर बड़ी नजर है, क्योंकि प्रदेश की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों से ना सरकार कंटिन्यू रहे और गिरे, ऐसा कोई इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत में है और 7 सीटें सरकार की अस्थिरता और स्थिरता पे इन 7 सीटें डिपेंड नहीं करेंगी। 7 सीटें वर्चस्व दिखाने की है, 7 सीटें विपक्ष की जो भूमि है, विपक्ष के कब्जे की 6 सीटें हैं। क्या विपक्ष उन 6 सीटों पर फिर से कायम हो पाएगा, यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है, किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार अपने इलाके में चर्चा में रहे, विपक्ष ने भी उन्हें निशाने पर लिया कि वो अपने भाई को टिकट दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत थे और उन्होंने आखिरकार टिकट दिलवा भी दिया। अब चुनाव में अग्नि परीक्षा उनकी भी मानी जा रही है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा का वर्चस्व बीजेपी में वो क्या सीट निकाल करके ले आएंगे। लोगों की नजर है खीमसर सीट पर, लोगों की नजर है क्या हनुमान बेनीवाल वर्चस्व बचा पाएंगे प्रदेश में, क्या उनकी उपस्थिति रहेगी विधानसभा में, क्या खीमसर की सीट जो कि वो खुद 2000 मतों से मात्र जीत पाए थे, अब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, ये उनके अस्तित्व की भी लड़ाई है उपचुनाव में। बाप का अस्तित्व यहां पर देखा जा रहा है सलुम्बर और 84 सीट पर देखा जाए तो बाप का क्या अस्तित्व रहेगा। सलुम्बर और रामगढ़ की बात करें तो क्या सहानुभूति फैक्टर आज भी बरकरार है? ये चुनाव के परिणाम हालांकि ये बताने वाले हैं कि क्या जनता ने फिर से सहानुभूति को महत्व दिया है या फिर अलग ये वोटिंग ट्रेंड हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा है, कई एंगल से इस उपचुनाव को देखा जा रहा है, इसके परिणाम भी काफी दिलचस्प होंगे। ऐसे में दौसा का चुनाव परिणाम
भी काफी दिलचस्प रहेगा। दौसा का वोटिंग प्रतिशत जो कम जा रहा है उसको लेकर के भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं रामगढ़ का, जहां पर धार्मिक पोलराइजेशन की बात की जा रही थी, राजनीतिक पंडित भी कह रहे थे कि यहां के मुद्दे अलग हैं, वहां के वोटिंग ट्रेंड में अगर चेंजेज हैं तो वो भी कुछ इशारा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल भीमराज जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि रामगढ़ है तो वहाँ जुबेर खान जी थे, वो एक्सपायर हो गए, तो उसकी वजह से वहाँ उपचुनाव हो रहा है जी। और मैं इतना निश्चित कहना चाहूंगा कि रामगढ़ सीट कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से जीतने जा रही है। और रही बात आप खींवसर की कर रहे हैं, तो खींवसर के अंदर आरएलपी की सीट, आरएलपी वहाँ जीती थी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, और अब कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट दिया है। और तीनों जो उम्मीदवार हैं वो तीनों जाट समुदाय से, बीजेपी, आरएलपी और कांग्रेस वहाँ अच्छे बहुमत में के साथ और आपको जीत दर्ज कराई। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि खींवसर की सीट में तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे जा रही है। राजनीतिक गलियारों के सर जी चर्चा कुछ और होती है। राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर दिखता है वो होता नहीं है, होता है वो दिखता नहीं है, अलग अलग होते हैं। मैं आपको आज कह रहा हूं कि जब मैं घूम के आया हूं और मैंने 5-7 दिन अपने चुनाव प्रचार में दिए हैं, और दौसा क्लियर किट मैं आपको कह रहा हूं कि डीसी बरुआ चुनाव जीतने जा रहे हैं। और पहले ये लग रहा था देवलुनियारम के नरेश मुना क्या लगेंगे, इस हालात से तो ये लग रहा है नरेश मुना तो 7-8 हजार के अंदर सल्ट जाएंगे। और मुझे लग रहा है उनका भविष्य भी कोई ज्यादा, जिस तरह से उनका नेचर दिख रहा है, व्यवहार दिख रहा है, चाहे वो कोई सी पार्टी में रहे, कहीं भी रहे, पर अच्छा नहीं लग रहा। और वहाँ जो जिसको कस्तूरी चंद मीणा को कांग्रेस ने उतारा है वो अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। और फिर आगे आ जाते हैं अपने सलूम्बर और 84, वहाँ कांग्रेस की टक्कर आप बाप पार्टी से होगी। और बाकी मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो विशेष मुद्दों पे होने जा रहे हैं। तो 84 में आपके हिसाब से क्या बीजेपी तीसरे नंबर पर है? बीजेपी तो वहाँ तीसरे नंबर पर आएगी, क्लियर तीसरे नंबर पर वहाँ बीजेपी। और खींवसर में? खींवसर के अंदर कांग्रेस और आरएलपी की टक्कर है। और जहां तक मुझे चांस है, मेरा जो समीकरण कहता है, कांग्रेस वहाँ करीबन 5-7 हजार वोटों से जीत दर्ज करेगी। 7 में से किसी सीट पे जमानत भी जब्त हो रही है आपके हिसाब से? सिर्फ हमारी कहीं जमानत नहीं। बीजेपी की? बीजेपी बताएगी सर, बीजेपी का बीजेपी जाने। भविष्यवाणी आपने कर दी, तीसरे नंबर में बताया जयपाल जी। जमान जब्त का नहीं कहा मैंने, तीसरे नंबर का कहा। इसीलिए पूछा कि क्या पता ये भी डेटा आपके पास में आ रहा हो। नहीं, देखो मैं जमान जब्त का नहीं कहा, जमान जब्त नहीं। मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन 7 सीट जीत रही है। किसान, मजदूर, नौजवान, आदिवासी, महिला सब कांग्रेस बीजेपी के 11 महीने के राज से परेशान है और वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देने जा रहे हैं। जिसमें 5 सीटें तो कांग्रेस ऑलरेडी गठबंधन के पास थी। नहीं, गठबंधन के पास थी, लेकिन गठबंधन के रूप में मैदान में नहीं गए। क्या आप कह रहे थे कि मैं फील्ड में जाके आया हूं? ठीक है, रणनीतिक तौर पर आपने फैसला लिया, लेकिन जब आप फील्ड में गए तो क्या इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि पार्टी को गठबंधन कर लेना चाहिए था? नहीं, कोई आवश्यकता महसूस नहीं है। जयपाल जी, वो प्रेडिक्शन करना उनका राइट है, वो प्रेडिक्शन करें, बट हकीकत तो ये है कि राजस्थान सरकार में जो पिछले 11 महीनों का कार्यकाल है, उस कार्यकाल के आधार पर जो काम किए, मान लीजिए भजनलाल जी की सरकार ने, उन कामों के आधार पर हम लोग जनता के बीच में गए हैं। और हमारे जो प्रत्याशी है निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ में, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है, संगठन का एक एक कार्यकर्ता अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है पार्टी के लिए, और उनका सबका यूटिलाइज करके स्थानीय मुद्दों के आधार पर राजस्थान सरकार ने जो पिछले 11 महीने में काम किया, उन कामों को लेकर जनता के बीच में है और जनता इन कामों पर मुहर लगाएगी। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो कार्य, अभूतपूर्व कार्य राजस्थान में हुए हैं, जवान, किसान, मजदूर, इन सब के लिए जो काम हुए, उन कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी चुनाव, जैसा मैंने कहा, बाई इलेक्शन है, इससे सरकार पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, सरकार हमारी काम करते रहेगी, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आला। लेकिन हम उसी स्थिति में, जो चुनाव, विधानसभा चुनाव पिछली बार हुआ था, उसी के आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड पे जाके और जनता के मुद्दों को निश्चित रूप से उनको साथ में लेकर, जनता के मान विश्वास को साथ में लेकर, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर कमल खिलना तय है राजस्थान में। लेकिन भीमराज जी कह रहे हैं कि वहां पर तो आप टक्कर में नहीं है। 84 में बाप से कांग्रेस की टक्कर हो रही है, खींवसर में कांग्रेस और आरएलपी की टक्कर हो रही है। देखिए, सरकार होती है तो सरकार निश्चित रूप से, जहां राजस्थान में हमारी सरकार है और सरकार के आधार पर आरएलपी की, खींवसर की बात कर रहे हैं, खींवसर पे ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 3 नंबर पे थी, भारतीय जनता पार्टी और इनकी टक्कर थी। तो वहां पे भी निश्चित रूप से हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया और वो कार्यकर्ता मजबूती के साथ, पिछली बार मात्र 2000 वोटों से वो हार गए, इस बार निश्चित रूप से कॉन्टेस्ट है और अच्छे मतों के साथ में, अच्छे मार्जिन के साथ में खींवसर सीट जीतने जा रही है। खींवसर में मैं समझता हूं पहली बार कमल खिलना तय लग रहा है। एक खींवसर ऐसी सीट है जहां पर हमारे सरकार के छोटे से बड़े लेकर सब पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं, संगठन के कार्यकर्ता पढ़ते हैं, माननीय अध्यक्ष जी वहां पहुंचे हैं, सीएम 2 बार वहां पर पहुंचे हैं और उस आधार पर हमारे कामों को लेकर हम जनता के बीच में गए और खींवसर में अब की बार कमल खिलना तय है। खींवसर में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है, उन पर हमला करने की कोशिश की है। रतन चौधरी जी
वो चुनाव लड़ रही है, कॉन्टेस्ट कर रही है खींवसर से, और उनको टिकट मिलने, एक दिन टिकट मिलने से पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब आज वो आरोप लगा रहे हैं उनको टिकट मिल गई कांग्रेस से। तो जिस प्रकार की मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं और अनुशासित रूप से जनता के बीच में है, और उनको लाके और उनको वोट कराने का जो वोट परसेंट है उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाकी जो विपक्षी जो उम्मीदवार है वो अपना काम करें। इस प्रकार के कृत्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। भीमराज जी, जयपाल जी कह रहे थे कार्यकर्ता, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि जो काम नरेश मीणा ने तो एक उनके साथ मिस हैपनिंग की, पर जो कार्यकर्ताओं ने एक महिला उम्मीदवार की तरफ गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, और समाचार चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला है कि वो गाड़ी का, मैं तो पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आखिर उनका क्या स्टैंड रहेगा इस कार्यकर्ताओं? यदि वो बीजेपी कार्यकर्ता निकले तो बीजेपी क्या कार्रवाई करेगी? वो एक महिला है, इस पे आप महिला का सम्मान किस तरह करोगे? क्या बीजेपी का कार्यकर्ता जो महिला रोड के ऊपर खड़ी, आप गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करोगे? थोड़ा बहुत तो सम्मान करिए। चुनाव लड़िए, चुनाव सब लड़ते हैं एक दूसरे का, पर इस तरह की हरकतें, ये हरकतें लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम, बीजेपी को उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए और बड़ा दिल दिखा के करनी चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मैं सिरे से खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है, महिलाओं का सम्मान करने वाले कार्यकर्ता हैं, इस प्रकार के कृत्यों में शामिल नहीं होते हैं। और निश्चित रूप से मेरा सवाल आरोप लगाना आपका हो सकता है, वहां पे अपना कानून अपना काम करेगा, और किसी प्रकार की न्यूसेंस हुई है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार के कृत्यों में भाग नहीं लेते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यदि मेरा सवाल यह है, यदि बीजेपी का कार्यकर्ता निकला तो क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे इलेक्शन जो डिपार्टमेंट है उसका एनफोर्समेंट है वहां पे, और वहां पे वो कार्रवाई करता है, वहां पे स्टेट का अपना कानून काम नहीं करता है। तो निश्चित रूप से यदि कोई न्यूसेंस होती है तो कानून अपना काम करेगा। मैं कह रहा हूं किसी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरएलपी काम क्या करेगा? नहीं सर, मेरा सवाल है कि कानून अपना काम करे, निश्चित तौर पर आपने बढ़िया बात कही, पर मेरा सवाल यह था कि यदि वो संगठन के कार्यकर्ता है तो क्या भाजपा संगठन उन पे कार्रवाई करेगा? मेरा सवाल ये है। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किसी स्तर पर, एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते किसी प्रकार की इस प्रकार की घटनाओं में शामिल नहीं होते हैं, और वहां पर पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है, यदि इस प्रकार की कार्रवाई हो तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। पुलिस प्रशासन करेगा, वो तो कानूनी कार्रवाई है। संगठन इनका सवाल संगठन कार्रवाई करेगा। अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, किसी को नामजद किया पुलिस ने, पार्टी अपनी कार्रवाई, पार्टी का एक लेवल होता है, वहां पे एक अनुशासन समिति होती है, उसमें देखेंगे उस प्रकार की चीजें होती है तो निश्चित रूप से पार्टियां कार्रवाई करती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है इसमें? बिल्कुल, अगर दोषी पाया जाएगा तो पार्टी एक्शन लेगी। ये बात जयपाल जी की ओर से की जा रही है। लगातार मतदान किया जा रहा है, चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। यहां पर कवरेज लगातार जारी है, लगातार वोटिंग हो रही है। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह जी और कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जी जाखड़। भीमराज जी, जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, कई नेताओं के बयान सामने आए हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव में दबाव बनाया जा रहा है, ये दबाव बनाया जा रहा है, मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या तैयारी की गई है? क्या कंट्रोल रूम बनाया गया? कंट्रोल रूम क्या काम कर रहा है? देखिए, कंट्रोल रूम और वार रूम सब कांग्रेस के एक्टिव हैं और एक्टिव मोड के अंदर हैं। दूसरी बात, सरकारी मशीनरी, जहां तक सवाल है, हमें तो लग रहा है बीजेपी चुनाव लड़ के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और किन किन को नोटिस भेजे गए हैं, किन किन को बुलाया गया है, ये तो इनको देखने वाली बात है। झारखंड के अंदर ही देख लीजिए, शिबू से उसके हेमंत सोरेन के, हमारे जो गठबंधन के साथी, उनके यहाँ छापा, उनके पीएस के यहाँ छापा मारा गया है, इनकम टैक्स में छापा मारा है, और लोग विधानसभा चुनाव थे 2023 में तब भी किया। ये बीजेपी की नीति और नीति रही है हमेशा ही। और अब रही बात सरकारी मशीनरी, सरकारी अधिकारी है वो पोलिंग करवा रहे हैं, जगह जगह से शिकायतें आ रही है, इलेक्शन कमीशन को भी शिकायतें नोट करा गई हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज इनको 11 महीने हो गए सरकार को आए हुए। सरकार का एक काम किसान और मजदूर के लिए ये लोग बता दें कि हमने ये वादा किया, पूरा किया। इन्होंने अभी ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ, इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम बाजरा खरीदेंगे, एमएसपी के ऊपर बाजरा इन्होंने खरीदने से मना कर दिया। गेहूं का इन्होंने बोला था 2800 रुपए बोला था हम खरीदेंगे, गेहूं इन्होंने 2400 रुपए का, 2275 रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने, 125 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दिए। हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 68 लाख लोगों को सिलेंडर दिया, जबकि 450 और इतने लोगों को दिया गया, जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट तो 76 लाख लोगों को सिलेंडर मिल रहा था। अब सरकार, केंद्र सरकार ने, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट इन्होंने किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक है, जो ग्रामीण किसान और मजदूर को फाइनेंस सुविधा देते हैं, क्या 35% बैंक बंद करेंगे। डीएपी का हाल अभी आप देख लीजिए, और आप इनके नेताओं के जैसे बदन दिला रहे हैं।
आदिवासियों में क्या बोल दिया? क्या ऐसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? सलूम्बर और क्या 84 सीट तो आदिवासी सीट है, बोले इनका डीएनए टेस्ट कराएंगे, अपने बाप की औलाद है कि नहीं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र और राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, मैं इतना मानना चाहूंगा। और अगली बात कहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार लेके आई थी, इनका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा तो 40,000 करोड़ का घोटाला, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसके अंदर बूंदी जिले में 575 करोड़ रुपए तो प्रीमियम के ले गए, 320 करोड़ रुपए इन्होंने खाली और मुआवजे के तौर पे दिए। अब गोंड मंडियां कांग्रेस सरकार में 1000 गोंड मंडियां ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई थी ताकि किसान जल्दी से अपना अनाज सरकारी रेट पे तुला दे, उनको मंडियों में आते इन्होंने बंद कर दिया। बिजली का हाल देख लीजिए, वो पंजाब से आने वाला 1200 क्यूसेक पानी इनकी सरकार आने के बाद काटा गया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो पंजाब से बुढ़ा नाला से जो इंदिरा गांधी नहर 10 जिलों को 2 करोड़ लोगों को पानी पिलाती है, उसे बुढ़ा नाला से गंदा पानी डाला जाता है, उसको कभी इन्होंने कार्रवाई नहीं की। और परसों गंगानगर इस बात को लेकर बंद था कि इस प्रदूषित पानी से बीमारियां हो रही है, और बठिंडा से बीकानेर ट्रेन चलती है, उसका नाम ही लोगों ने कैंसर ट्रेन दे दिया है। क्या इस पे सरकार का कभी ध्यान नहीं गया? और आज पोल्यूशन से कितने दुखी है, जबकि पोल्यूशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, जहां भाजपा की सरकार है, अब डबल इंजन की सरकार है। मेरा सवाल दोनों सरकारों से है, जबकि पोल्यूशन कांग्रेस बीजेपी नहीं, वो सबको परेशान करता है, हर व्यक्ति को, हर जीव जंतु को परेशान करता है, पर्यावरण को परेशान करता है, उस पर सरकार की कोई मोनोपोली नहीं है। धुएं के बादल छाए हुए हैं, जबकि आरोप किसानों पे लगाए जा रहे हैं पराली जला रही, जबकि पराली जलाना 10% बच गई है, बाकी बंद कर दिया किसानों ने। वो पराली उस पर कार्रवाई करके दिखाएंगे ना। तो ये सब मुद्दे हैं। और नरेगा के अंदर 89 लाख लोगों को इन्होंने नरेगा से बाहर कर दिया, जबकि नरेगा केंद्र की सूची का विषय है, बैंकिंग सेक्टर भी केंद्र का है, आधार कार्ड भी केंद्र का है। तो आखिर आप देश को किस ओर ले जाएंगे? जयपाल जी, आरोपों की झड़ी लगा दी भीमराज जी ने एक के बाद एक, चाहे वो नरेगा की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे फिर रोजगार की बात हो, तमाम मुद्दों पर लगातार बीजेपी को घेरा। भीमराज जी मान तो रहे इस बात के आरोपों के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो कि योजनाएं लेके आई है और जनता के बीच में उनका एग्जीक्यूशन हुआ है। मैं समझता हूं पिछले 11 महीने की जो सरकार है, 11 महीने की सरकार, राजस्थान के चुनाव है, बाई इलेक्शन राजस्थान की बात करते हैं कि इन 11 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व काम किया है। ईआरसीपी का किसानों के लिए कह रहे हैं, कुछ भी नहीं किया, ईआरसीपी का किया है। किसानों को पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करने का काम सरकार ने किया है। और सबसे बड़ा जो अभी जो हम देख रहे हैं इस दिसंबर महीने में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से इस प्रदेश में एक अभूतपूर्व, जिस प्रकार से हमारे निमराना में जोन कोरियन जोन बना है, जापानी जोन बना है, तो एक कोरियन जोन लेके आने का भी यहाँ, तो इस प्रकार का दिसंबर में जो अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने किया, आपने किया, 4 साल खत्म होने के बाद में किया, 1 साल आपको जो चुनावी साल था उसमें कुछ नहीं हो पाया, युवाओं को मात्र सपने दिखाए गए। अब हम लोग अब जो है सरकार के 11 महीने में ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है राइजिंग राजस्थान, इसमें अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट की और भारी एमएनसी कंपनियां यहां आने के हैं, लाखों करोड़ों रुपए के यहां एमओयूज हुआ है। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अभूतपूर्व काम है, मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी, बिजली इन क्षेत्रों में काम हुआ है। और इन्हीं कामों को आधार में लेकर हम लोग जनता के बीच में है और निश्चित रूप से जनता कमल के निशान पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी हुई है इसको और मजबूती प्रदान करेंगे, मेरा ऐसा मानना। ठीक है भीमराज जी। जयपाल सिंह जी कह रहे थे कॉरिडोर, मैं कहना चाहता हूं जापानी कॉरिडोर कांग्रेस के राज में ही बना था। और जहां मेडिकल का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि चिरंजीवी योजना थी, उसको बंद करके आप आयुष्मान लागू की तो 2.5 गुना ओपीडी सरकारी अस्पतालों की बढ़ गई। और आज अभी हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि आप सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था के लिए क्या करें? सरकार से बोले, सरकार से तो चिरंजीवी में भी का काउंट, आज सुनो नहीं, और चिरंजीवी बंद करने के बाद मैं आपको कह रहा हूं, चिरंजीवी बंद की तो सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि लोग चिरंजीवी के माध्यम से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा लेते, सुनो मेरी बात सुनिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार आई तो सरकार आने के बाद ये कह रहे हैं कि हम राइजिंग राजस्थान कीजिए, सरकार जो भी होगी, कांग्रेस ने जापानी कॉरिडोर बना के इसके अंदर कंपनियां लाई, इन्वेस्टमेंट लाते हैं सरकारें, पर जो 70% आबादी कृषि पे निर्भर करती है, तो किसान, मजदूर, नौजवान के लिए आप लोगों ने क्या किया? आप मुझे एक सवाल का जवाब एग्रीकल्चर के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट मालूम है हमें, और शरद मराठे और संजय मरीवाला कौन थे? ये 2 आदमियों नाम पढ़ लीजिएगा, बीजेपी के नेता, मैं बता दूंगा कि कौन थे और क्या प्लान था, और किन किन लोगों के इशारे पे, किन किन के इशारे पे 3 काले
कानून लागू खाए थे। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कौन लोग थे? एक किसानों की जमीन का एक जमीन हरियाणा में बेचा, सबको पता है। तो एक बात बताइए, आपकी सरकार आने बाद बीकानेर में 30,000 बीघा जमीन किन कंपनियों के नाम कराई? उसका सवाल उसकी सीबीआई और ईडी जांच क्यों नहीं कर रही? आप बताइए ना सरकार को। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ये बात बताए, 3 काले कानून काम कर रही है। तथ्यों पे बात करें। मैं आपकी बात नहीं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है राजस्थान में। नहीं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है तो मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि किन नेताओं ने बीजेपी बीकानेर की आप बात कर रहे हैं, लोगों के छापे मारे बाद में बीजेपी की जमीन है उसका भी पकड़ लीजिए थोड़ा। आप कीजिए, सरकार आपकी जांच करा लेनी चाहिए थी। 10 साल से आप सत्ता में, आपको जांच करा लेनी चाहिए। कुछ नहीं, आप जमानत, आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पैरवी कीजिए। सरकार आपकी, सरकार के खिलाफ करवाने चाहिए। जिन्होंने किसानों की जमीन खरीदी, किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करना बीजेपी का तंत्र रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, रावड़ा गढ़साना किसान आंदोलन में गोलियों से बूंदने वाले आप लोग थे, और 70 गुर्जर भाइयों को गोलियों से बूंदने वाले आप थे। हरियाणा में जट्टों को गोलियों से बूंदने वाले आप थे। और 3 काले कानूनों में किसानों के खिलाफ 750 किसानों के नाम से काम करना आपकी जाति की नहीं, जाति पे काम करना बीजेपी का रंग है। सर्व समाज की नहीं करते, सर्व समाज की बात करते हैं। बीजेपी के नेता खड़े होकर ये नहीं, संसद के अंदर खड़े होकर ये नहीं कहते ओ कट्टा ओ मिला, ये शब्द बीजेपी कर रही है, कांग्रेस ने नहीं कही। बीजेपी के नेता कहते हैं, बीजेपी नेता कहते हैं गोली मारो फाड़ो, ये बीजेपी के नेताओं को तोड़ने का काम, बांटने का काम किया है तो बीजेपी ने किया। आप बताइए कि एजुकेशन के अंदर आप लोगों ने क्या किया, रोजगार के अंदर आपने क्या किया, एग्रीकल्चर में क्या काम किया, मनरेगा में क्या काम किया? राजस्थान को पढ़िए, अरे राजस्थान किसानों को एग्रीकल्चर में हुआ है, रेन्यूएबल एनर्जी में हुआ है, किस प्रकार का किसानों रेवेन्यू कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में आने वाला है। किसानों को खातों में डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, किसानों को बिजली मिल रही है, पर्याप्त सड़क, पानी, बिजली और उनकी खरीद सब समय समय माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में होने वाली सरकार कर रही है। एक मिनट सुनिए, आप पढ़ना नहीं चाहते, एक सेकंड, डीएपी क्यों नहीं मिल रही किसानों को? और बिजली 4 घंटे क्यों नहीं मिल रही है? 4 घंटे से ऊपर क्यों उनसे किसानों को बिजली मिल रही है? आपने आते धौलपुर थर्मल पावर था, वो तो आपने बंद कर दिया। कहां मिल रही है? अरे डीएपी मिल ही नहीं रही, कैसी बातें कर रहे हो आप? कांग्रेस काल में, अब आपकी सरकार है, जिस प्रकार 5 साल में किसानों के साथ चला, मैं पूछना चाहता हूँ, डीएपी पर्याप्त सबको अरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के डीएपी का कालाबाजारी किया, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है ऐसा। तो कालाबाजारी नहीं करी, आप दे दीजिए ना। अरे डीएपी सेंटर का सूची का हो जाए, कांग्रेस नहीं, भाजपा की सरकार है केंद्र में, और कुछ नहीं किया। भजनलाल जी खाली पर्ची आती है नागपुर और दिल्ली से, उसको लेके उठ जाते हैं। भजनलाल जी मुख्यमंत्री नहीं है, एक मुख्यमंत्री हो रहे हैं, और चलता है अलकमान, यानी अलकमान आपका दिल्ली बैठा है, वहां से कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बन सकता है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नहीं चलता है। उनको बोलिए काम कीजिए। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता दो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुख्यमंत्री, एक मिनी मुख्यमंत्री यहाँ काम कर रहे हैं, और लाल फीता साहब आई है। और रही बात डीएपी केंद्र की सूची का विषय, मैं पूछना चाहता हूँ डीएपी केंद्र की सूची का विषय केंद्र सरकार जो क्यों नहीं, कोई बिट्री नहीं है देश का, कोई षड्यंत्र बीजेपी के लिए। हम दो हमारे दो पे उतर काम कर रहे हैं, दो तो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। बीजेपी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। 55 लाख करोड़ पूंजीपतियों को आप लोगों ने कर्जा माफ किया, तो किसानों के बारे में केंद्र सरकार के पास बोलने को क्या, इस चीज का जवाब दीजिए। चलिए, ये मुद्दे खूब सारे थे जिनको चुनावी मैदान में, चुनावी जनसभाओं में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने जनता के बीच में रखा है। जनता किस ओर जाती है, जनता किसको समर्थन देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वोटिंग को लेकर चर्चा का दौर लगातार जारी था। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।